नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फॉरेस्ट मेजरमेंट के अंदर डायामीटर मेजरमेंट के प्रमुख इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये इन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम किस प्रकार से डायामीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं वो हम आज मेथड के अंदर देखने वाले हैं। इससे पहले हमने डायामीटर के बारे में जो जनरल कॉन्सेप्ट है उनके बारे में चर्चा की थी। ब्रेस्ट हाइट क्या होती है, बेसल एरिया क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, इसके प्रमुख पॉइंट कौन कौन से होते हैं, उन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम देखेंगे डायामीटर मेजरमेंट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी सहायता से हम किस प्रकार से डायामीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायामीटर मेजरमेंट के प्रमुख इंस्ट्रूमेंट। हो जाएगा आज का जो हमारा हो जाएगा डायामीटर मेजरमेंट के प्रमुख उपकरण। ठीक है ना। इन उपकरणों को हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन उपकरण के अंदर हम देखेंगे, पहले मैंने आपको बताया था डायामीटर का जो मेजरमेंट है वो हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ब्रेस्ट हाइट के बेस, जहाँ से हम ब्रेस्ट हाइट लेते हैं वहाँ से हम कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हम जो स्टेम का जो अपर लेवल होता है वहाँ से हम डायामीटर का मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ब्रेस्ट हाइट होती है या जो फिर हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू 1.37 मीटर होती है, वहाँ से हम किन उपकरणों की सहायता से डायामीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं तो उनके आधार पर देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले तो इसका जो आप प्रमुख इसके अंदर लिख लेना आप यहाँ पर, साथ ही में हम इसमें जो देखेंगे वो लिखेंगे ब्रेस्ट हाइट के आधार पर हम डायामीटर का मेजरमेंट करने वाले हैं और उन उपकरणों की सहायता से किस प्रकार से निकाल सकते हैं उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला इसके अंदर हमारे जो ब्रेस्ट हाइट के अंदर जो उपकरण आता है उस उपकरण का नाम है, इसके अंदर हम जनरली 5 उपकरण के बारे में हमने देखा था। मैं आपको पहले नाम बता देता हूँ 5 उपकरण के। इसके अंदर जो पहला जो उपकरण आता है वो आता है, इसके अंदर वुडन स्केल आता है। नंबर सेकंड आता है इसके अंदर ट्री कैलिपर आता है। नंबर थर्ड आता है डायमीटर टेप आता है। बिल्टमोर स्टिक आता है और एक आता है बिल्टमोर स्केटर फोक आता है। ठीक है ना। ये 5 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब इन 5 का हम एक एक करके जो 5 में से जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाला है। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो जनरली पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट आएगा वो आएगा वुडन, कौन सा स्केल, वुडन स्केल। ठीक है ना। वुडन स्केल। अब ये वुडन स्केल किसका बना होता है, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, वो सारा मैकेनिज्म हमको देखना है। तो वुडन स्केल जो होती है वो जनरली किसका बना होता है, तो इसके नाम से स्पष्ट है ये लकड़ी का एक स्केल बना हुआ होता है। उसके सहायता से हम क्या करते हैं, डायामीटर का मेजरमेंट करते हैं। अब डायामीटर का मेजरमेंट किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्री बना देता हूँ। ठीक है ना। और मान लीजिए ये एक ट्री बना दिया हमने और ये जो यहाँ तक की जो ये ऊंचाई दिखाई दे रही है ये वाली हो जाएगी इसकी 1.37 मीटर, या हम कह सकते हैं इसी को क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट हाइट, स्टैंडर्ड वैल्यू, डीबीएच, ये सभी इसी के एक एक कॉमन नाम होते हैं। ठीक है ना। ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ट्री का मेजरमेंट करना है डायमीटर के लिए। तो इसको हम ऊपर वाले भाग को हटा सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर बच जाती है वो कौन सी बच जाती है, वो स्ट्रक्चर ये वाली स्ट्रक्चर बच जाती है। और ये वाली जो स्ट्रक्चर डॉट डॉट वाली दिखाई दे रही है, इस एरिया को क्या कहते हैं, बेसल एरिया कहता है। ये हमने पिछले सेशन में भी चर्चा की थी। अब हमें क्या करना है, इसका मापन करना है। और किसकी सहायता से मापन करना है, तो वुडन स्केल की सहायता से मापन करना है। ठीक है ना। अब वुडन स्केल की सहायता से हम इन दोनों का हम दो तरह से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं डायमीटर का। कैसा, एक तो हम कर सकते हैं जो खड़ा जो वृक्ष है उसका कर सकते हैं। इसी में हम क्या करेंगे, एक स्केल की सहायता से सबसे पहले 1.37 मीटर पर ये निशान लगा देंगे और खड़े वृक्ष से भी हम वुडन स्केल से डायमीटर का मापन कर सकते हैं। और एक हम वृक्ष को इस प्रकार काटने के बाद में ये जो ऊंचाई होती है इसको मापकर हम डायमीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो दोनों तरह से कर सकते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से करते हैं वो मेथड मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना। इसका मेजर किस प्रकार से किया जाता है, तो सभी इधर ध्यान देना। ये एक स्केल होती है, वुडन स्केल, लकड़ी की बनी हुई स्केल होती है। और ये जो लकड़ी की जो बनी हुई स्केल होती है ये मतलब क्या होती है, ये जो स्केल होती है ये घूम सकती है। यानी कि लंबाई तो होती है इसकी 30 से 60 सेंटीमीटर इसके चिन्ह इस पर लगे हुए होते हैं स्केल के ऊपर। लेकिन ये जो स्केल होती है इस प्रकार की होती है। जो ये स्केल होती है ये स्केल इस प्रकार की होती है। ये स्केल इस प्रकार की होती है, ये हमको याद रखना। ठीक है ना। ये स्केल इस प्रकार की होती है और यहाँ पर इस प्रकार से इसके ऊपर जो हमारी जो नॉर्मल जो स्केल होती है फुट होती है वैसी होती है। और अब हम क्या करते हैं, ये इस प्रकार की जो स्केल होती है ये घूम भी सकती है और वापस फोल्ड भी हो सकती है। और अब हम क्या करते हैं, इस स्केल को ले जाकर जो ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है इसके बीच में इस प्रकार से लगाते हैं। ये इस प्रकार की स्केल होती है जिसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ये जो मेरा हाथ दिखाई दे रहे हैं इन हाथ को आप स्केल समझना। ठीक है ना। ये वुडन स्केल होती है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये इस प्रकार से रहती है, इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं, इस प्रकार से करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये इस स्केल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में जो ये आपको ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया को हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्री है जहाँ पर हमने स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए निशान बनाने वहाँ ले जाएंगे और वहाँ ले जाकर हम क्या कर लेंगे, इसका हम पूरे का मापन कर लेते हैं। ठीक है ना। इसको मैं एक आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ ये किस प्रकार से होती है।
ठीक है ना। आप सभी इधर ध्यान देना, ये जो मैंने स्केल बना रखी है इस स्केल को इसको समझना, ठीक है ना। हालांकि ये जुगाड़ है और जुगाड़ से भी कई बार काम चल जाता है, तो सभी इधर ध्यान देना। ये जो आप दिखाई दे पेन और ये कागज दिखाई दे रहा है, इसको आप कल्पना कीजिएगा ये वुडन स्केल है। क्या ये एक हमारी वुडन स्केल है। अब हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले ये क्या है, ओपन है। ओपन होने के साथ साथ में इसको हम इस प्रकार से फोल्ड भी कर सकते हैं। ये फोल्ड हो गई, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये ओपन की मैंने, और अब मैं क्या करूँगा, इसको जहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए निशान बना रखा है वृक्ष के तने के ऊपर, वहाँ लेके जाऊँगा और इसको ले जाकर मैं जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक लगाऊंगा और वहाँ से मैं इसका डायमीटर मेजर कर सकता हूँ। अब डायमीटर मेजर किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारा एक बेलन है, ठीक है ना। ये बेलन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस बेलन को आपको कल्पना करना है, ये बेलन है जो क्या है, हमारा एक वृक्ष है। और ये वृक्ष है जो यहाँ से लेकर आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यू दिखाई दे रही है, ये पूरे इस तने की, मान लीजिए यहाँ तक जो ये अंगूठा दिखाई दे रहा है, ये अंगूठे तक इसका ये स्टैंडर्ड वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, ये जो वुडन स्केल है, इस वुडन स्केल को ओपन है या इस ओपन को हम क्या करेंगे, इस प्रकार के तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। ये इस प्रकार से लेके चले गए हम, ठीक है ना। ये इस प्रकार से लेके चले गए। अब आपको जो यहाँ से लेकर ये खुला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, एक मिनट, ठीक है ना। अब ये आपको ये जो खुला हुआ सा भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये बीच में से ये वाला भाग, इस वाले भाग को हम क्या करेंगे, इंच टेप की सहायता से इसका हम मेजरमेंट कर लेंगे। और साथ ही साथ में ये जो स्केल है, इस स्केल के ऊपर ये गणना अंकित हुई है पहले से ही। जो स्केल होती है उस पर पहले से ही हमारे जो भी चिन्ह लिखा हुआ है वो सारी इस पर अंक लिखे हुए हैं। और उन अंकों को हम क्या करेंगे, दोनों स्केल के अंकों को आपस में पेंसिल की सहायता से मार कर देंगे इसके ऊपर, और हम इसको निकाल कर इसका फिर हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं कॉपी के अंदर। और उसके बाद में जो भी हमारी कैलकुलेशन आती है वो उसके आधार पर हम इसका डायमीटर का माप ले लेते हैं। और जो भी डायमीटर की जो भी हमारी वैल्यू आती है वो हम फॉर्मूले के अंदर रखकर इसका हम आसानी से हम मान निकाल सकते हैं। तो ये होता है हमारे वुडन स्केल। तो उम्मीद है आप सभी को इस डायग्राम से और जो मैंने अभी आपको जुगाड़ के माध्यम से बताया, इस जुगाड़ के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि वुडन स्केल किस प्रकार से वर्क करता है और साथ ही साथ में हम इसकी गणना किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी स्केल से एक बार और समझ लिए, इस स्केल को हम क्या करेंगे, अब इस वृक्ष के पास में लेके जाएंगे और इस वृक्ष को हम इसके बीच में इस प्रकार से, जो आपको ये मार्कर दिखाई दे रहा है, इस मार्कर में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो ये बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम माप कर डायमीटर का मेजरमेंट कर लेते हैं। ये होती है हमारा वुडन स्केल, इसका फंक्शन यही होता है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं वुडन स्केल किसकी बनी होती है, इस पर कितने अंक होते हैं वो सभी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो वुडन स्केल जनरली किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। और इस वुडन स्केल को हम जंगल के अंदर भी बना सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं हम, ठीक है ना। ये जो वुडन स्केल होती है इसको हम खुद स्वयं बना सकते हैं, ये इसका एडवांटेज होता है। लकड़ी की बनी होती है और इसका अगर आप एडवांटेज में लिखना चाहते हैं तो एडवांटेज में आप लिख सकते हो, हम खुद बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की इसमें खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है, अच्छी होती है। और साथ ही साथ में यह लाने ले जाने के लिए भी यह सही रहती है, तो ये इसके एडवांटेज हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इस पर कहाँ से कहाँ तक इस पर गणनाएँ अंकित होती है। तो इस पर जनरली 30 सेंटीमीटर व 60 सेंटीमीटर तक इसके ऊपर गणनाएं अंकित होती है। जो एक पर 30 सेंटीमीटर और एक पर 60 सेंटीमीटर रहती है, तो ये इस पर गणनाएं अंकित होती है। और ये जनरली किसका मेजर करती है, तो ये जनरली जो व्यास होता है तने का उसका मापन करती है। कौन करती है, वुडन स्केल, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके मैंने बेनिफिट्स क्या होते हैं वो मैंने आपको, या कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है वो मैंने बता दिया। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, हम स्वयं बना सकते हैं, कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं, गणना करने में सरल होती है। और साथ ही साथ में लकड़ी की बनी होती है, तो इसको किसी प्रकार के नुकसान होने की, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। अगर टूट भी जाती है तो फटाफट हम नहीं बना सकते, ये इसके एडवांटेज होते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो लकड़ी की बनी होती है, तो अगर हम बारिश के समय में इसका यूज़ करते हैं तो ये क्या होती है, इसके फूल जाती है। और फूलने के साथ साथ में जो गणना का हम मापन करते हैं तो उस वक्त में कोई परेशानी आती है, तो ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है ना। वुडन स्केल ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो केवल एक ही प्रश्न बनता है कि वुडन स्केल का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। ये हमको याद रखना है, किसके मापन में किया जाता है, व्यास के मापन में किया जाता है, डायमीटर मेजरमेंट में किया जाता है, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैलीपर के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा ब्रेस्ट हाइट मापन के लिए वो हो जाएगा हमारे कैलीपर, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अगला जो हमारा मेथड हो जाएगा नंबर सेकंड, वो हो जाएगा कैलीपर। कौन सा हो जाएगा, कैलीपर हो जाएगा। कैलीपर किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कैलीपर जो होती है ये लकड़ी का भी बना हुआ होता है और एक हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम या फिर लोहे का भी है कैलीपर बना हुआ होता है, ठीक है ना। इसके भी प्रकार होते हैं वो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कैलीपर किस प्रकार से कार्य करता है। तो कैलीपर की जो संरचना होती है वो मैं यहाँ पर आपको संरचना बनाकर दिखा देता हूँ। कैलीपर की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की संरचना होती है। कैलीपर की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है ना। ये हमको याद रखना है।
ठीक है ना। ये इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। ये इसकी इस प्रकार की संरचना होती है और ये स्केल होती है। और इसी में क्या होता है, ये जो आपको ये दिखा दे रही है यहाँ पर, इसमें ये गणनाएं अंकित होती हैं। जिस प्रकार की हमारी एक 30 फीट की जो स्केल होती है, 30 सेंटीमीटर की जो स्केल होती है, उसमें जैसे गणनाएं अंकित होती है, उसी प्रकार इसमें गणनाएं अंकित होती हैं। और इसके अंदर जो ये 2 आर्म होती है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। और इंग्लिश के अंदर इसको हम आर्म के नाम से जानते हैं। जिसमें से जो ये वाली जो आर्म होती है, ये क्या होती है, गतिशील होती है, यानी कि मूवेबल होती है। मूवेबल आर्म यानी कि गतिशील होती है। गतिशील होती है यानी कि इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, यानी कि इसको हम यहाँ तक भी ला सकते हैं और इसको बिल्कुल पास में भी ले जा सकते हैं। यानी कि इस जो कैलिपर होता है, कैलिपर की सहायता से हम चाहे तना छोटा हो चाहे तना कितना ही बड़ा हो, दोनों प्रकार के तने में से हम आसानी से व्यास का मापन कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये वाली जो आर्म होती है, ये वाली आर्म होती है जो ये हमारे फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड आर्म यानी कि नॉन मूवेबल आर्म होती है, एक जगह स्थिर रहती है। ठीक है ना। इसमें ये जो मूवेबल आर्म होती है, इसको हम कहीं पे भी, इसमें इस जो ये नीचे वाली जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, इसके अंदर हम इसको कहीं पे भी आसानी से फिट कर सकते हैं और हम इसकी सहायता से हम व्यास का मापन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या किया जाता है, तो मान लीजिए इसको मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ। इसमें भी हमको एक जुगाड़ काम में लेना है। ये आपको 3 पेन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है ना। इन 3 पेन की जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल एज इट इज जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसी बनी हुई है, ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल इस स्केल के जैसी बनी हुई है। ठीक है ना। सभी इधर ध्यान देना आप, ये जो जुगाड़ है इसको देखना आप। ये वाली जो आर्म हो जाएगी हमारी, जो ये वाली तो हो जाएगी मूवेबल आर्म और ये वाली आर्म हो जाएगी फिक्स्ड आर्म। ठीक है ना। ये एक जगह स्थिर है। अब हम क्या करेंगे, हमको मान लीजिए व्यास का मापन करना है। अब व्यास का मापन क्या करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा तना, अब हम ये जो हमारी स्केल है, सॉरी बाहर निकल गया है, हाँ, अब सभी इधर ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कैलिपर है, अब हम क्या करेंगे, इस कैलिपर के अंदर ये बीच में आपको ये जो जगह दिखाई दे रही है खाली, इस खाली जगह में हम क्या करेंगे, तने को फिट करेंगे। अब जैसे ही तने को फिट करेंगे तो सभी इधर ध्यान देना। अब ये हमारा तना है, इस तने के अंदर हम फिट करेंगे इसको। तो अगर तना बड़ा है तो इसको हम इधर बढ़ाते हुए चलेंगे इस प्रकार से। अगर हमारा तना छोटा है तो हम इसको छोटा करते चलेंगे। और हम क्या करेंगे, उसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सिस्टम दिखाई दे रहा है, इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पहले से गणना अंकित है। और गणना अंकित होने के बाद में हम क्या करेंगे, जो भी इसके अंदर वैल्यू दिखाई दे रही है, जहाँ तक वैल्यू रहेगी वहाँ तक हम इसकी गणना करके नोट कर लेंगे। जो भी गणना आएगी वो हम नोटबुक में लिख लेंगे। 30 सेंटीमीटर आए, 40 सेंटीमीटर आए, जो भी आए वो हम नोटबुक में लिख लेंगे। और हम हमारे जो डायमीटर होगा वो हमको पता चल जाएगा। और जो आगे जाकर हमको फॉर्मूले में उसका मान रखना और हमें एक वॉल्यूम, जिसका भी हमें वॉल्यूम निकालना वो हमारे निकल जाएगा। अब इसको मैं एक थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ आपको। 1 मिनट थोड़ा, हाँ अब सही है। अब मान लीजिए ये हमारा एक हो गया, पेड़ हो गया। ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा कैलिपर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस कैलिपर को इसके अंदर रखूंगा, तो मैं इसको इस प्रकार से फिट करूंगा। अब ये आपको ढीला दिखाई दे रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मूवेबल आर्म है, ये जो वाली अपनी मूवेबल आर्म है, इस आर्म को मैं क्या करूंगा, बिल्कुल इसके पास में लेके आऊंगा। और ये पास में लेके आने के बाद में ये इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है ना। ये मूवेबल आर्म है इस तरह। कोशिश तो पूरी है लेकिन क्या करें, अब संसाधन की कमी है। ठीक है ना। ये इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएगा। और इस प्रकार से दिखाई देने पर हम इसमें से आसानी से क्या कर सकते हैं, डायमीटर का मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा कैलिपर। अब कैलिपर के प्रमुख कैरेक्टर क्या होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। कैलिपर किससे बनाए जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जो जनरली कैलिपर होता है ये 2 प्रकार का होता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें हमें सावधानियाँ क्या रखनी है वो हमको भी याद रखनी है। ठीक है ना। प्रमुख सावधानियाँ क्या क्या रखनी है वो मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहला हमें याद रखना है, जो मूवेबल आर्म होती है इसको एक जगह क्या करना है, स्थिर रखना है। जब भी हम गणना करेंगे किसी भी ट्री के अंदर डायमीटर मेजरमेंट के लिए, तो जो हमारी मूवेबल आर्म होगी, गतिशील जो भुजा होगी, इस भुजा को सबसे पहले हमको स्थिर जगह फिट करना होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। पहला पॉइंट ये याद रखना है हमको। नंबर 2 पॉइंट याद रखना है, जो पूरा कैलिपर है, इस पूरे कैलिपर को हमें 180 डिग्री एंगल पर फिट करना है। यानी 180 डिग्री एंगल पर फिट करना है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये जो हमारा तना, ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष में मान लीजिए हमको यहाँ पर हमने कैलिपर फिट किया है। ठीक है ना। कैलिपर को यहाँ पर हमने फिट किया है, तो एक ये जो वाली भुजा है, ये नहीं है कि इस प्रकार से तिरछा हो जाएगा। तिरछा हमको फिट नहीं करना है। 180 डिग्री पर हमको क्या करना है, फिट करना है। तभी जाकर हमारी जो गणना होगी वो एग्जैक्ट गणना हो पाएगी। ठीक है ना। उसके बाद में हमें क्या करना है, दूसरी कंडीशन होगी। नंबर तीसरी कंडीशन क्या होगी, नंबर तीसरी कंडीशन हो जाएगी, हमें
कैलिपर को हमने 180 डिग्री पर लगा दिया, और दूसरी कंडीशन थी कि हमको इसको मूवेबल आर्म में जो इसको बिल्कुल फिट कर देना, स्थिर कर देना है कि इसको हिलाना डुलाना नहीं। उसके बाद में हमें सही गणना करनी है। इसके अंदर क्या करनी है, तीसरी जो कंडीशन होगी वो क्या करनी है, सही गणना करनी है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी के अंदर गणना करना ही भूल जाए, या फिर हम जो चिन्ह लगाए हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो वो हमारे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, और आगे जाकर हमारे वो वॉल्यूम में सही नहीं बैठेगी, ठीक है ना। तो तीसरी ये हो जाएगा। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर जो हमारा कैलिपर है, ये कैलिपर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। कैलिपर किस प्रकार का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर जैसे हम कैलिपर अभी हम आगे पढ़ेंगे, 2 प्रकार का होता है, एक लकड़ी का बना हुआ है, एक एल्यूमिनियम का बना हुआ। अगर लकड़ी का बना हुआ होगा तो उसके अंदर जो हम कील लगाते हैं तो वो कील भी लकड़ी की बनी होती है, और इन जनरली वो कीलें जो लगाई जाती है वो कीलें ये जो आर्म होती है, मूवेबल आर्म और फिक्स्ड आर्म, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए लगाई जाती है। किसके साथ में, ये जो हमारी स्केल होती है इसके साथ में जोड़ने के लिए लकड़ी की कीलें लगाई जाती है। तो वो जो लकड़ी की कीलें होती है वो एक मजबूत प्रकार की होनी चाहिए, ताकि हमारा जो कैलिपर है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग रहे और हमें गणना करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। क्योंकि अगर हमारा जो कैलिपर है वो अच्छा नहीं होगा, जो भी हमने इसके अंदर लकड़ी की कीलें लगा रखी है, अगर वही ढीली रहेगी तो हम जब भी इसका मापन करने जाएंगे तो हमारे परेशानी खड़ी करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके पॉइंट होते हैं जो मैंने आपको बताया, वो आप अपने आधार पर लिख लेना। पहला 180 डिग्री पर होना चाहिए, जो मूवेबल आर्म होती है वो फिक्स रहनी, स्थिर रखनी है, और गणना सही करनी चाहिए हमको, और एक जो कैलिपर है वो एक अच्छा होना चाहिए, गुड क्वालिटी का या कैलिपर होना चाहिए, ठीक है ना। ये होता है कैलिपर। अब हम देखते हैं कैलिपर के प्रकार। कैलिपर किस प्रकार मापन करता है वो मैंने आपको दोनों प्रकार से बता दिया, इसके माध्यम से भी और एक हमने जुगाड़ के माध्यम से भी देखने की कोशिश की है। उसके बाद हम देखते हैं कैलिपर के प्रमुख प्रकार, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी कैलिपर हम देखेंगे ज़्यादातर मोस्टली जो कैलिपर है वो यही इसी प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर इसी प्रकार की होती है ना। और अगर आप एग्जाम में हो सके तो ये स्ट्रक्चर भी बना के आना, ताकि आपको वहाँ पर एग्जाम के अंदर एग्जामिनेशन के ऊपर थोड़ा जो प्रभाव वो अच्छा पड़ेगा और हमको एक अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम देखते हैं कैलिपर के जो कैलिपर है इसके प्रकार देखते हैं। कैलिपर के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार का होता है, तो कैलिपर 3 प्रकार के होते हैं, ये हमको याद रखना है। नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इसी को मिटा दिया गया, कैलिपर के हो जाएंगे इसमें प्रकार, ठीक ना। तो जो पहला जो प्रकार होता है कैलिपर का होता है वो होता है फुलरी कैलिपर, ठीक ना। एक तो होता है फुलरी कैलिपर, और एक नंबर सेकंड जो होता है वो होता है इसके अंदर, नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर फ्रेम कैलिपर, ठीक है ना। ये 2 प्रकार का होता है। और एक होता है इसके अंदर ग्रिप्थ, GRITH, ग्रिथ कैलिपर, ठीक है ना। इसी के साथ में आप एक को लिख सकते हो यहाँ पर, अगर लिखना चाहो तो वो हो जाएगा हमारे फिनिश पैराबोलिक कैलिपर, ठीक है ना। ये 4 प्रकार का होता है। अगर आप इनके बारे में लिखना चाहते हो तो जो फुलरी जो कैलिपर होता है ये किसका बना होता है, तो ये लकड़ी का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। और इसी के अंदर लकड़ी की जो मैंने आपको अभी 2 आर्म बताई थी, फिक्स्ड आर्म और एक बताई थी मूवेबल आर्म, इनको जोड़ने के लिए हम लकड़ी के किले का प्रयोग करते हैं। और लकड़ी की किले किस प्रकार की होती है, जो जनरली पुराने समय में अब जो घरों और दरवाजों के अंदर जो हम खिड़कियां लगाते हैं उन खिड़कियों के अंदर लकड़ी के उनको रोकने के लिए लकड़ी की किले लगाते हैं। तो उसी प्रकार के हम इस कैलिपर के अंदर लगाते हैं। तो जो फुलरी जो कैलिपर होता है लकड़ी का बना हुआ होता है, और ये लकड़ी का बना होने के कारण क्या होता है, फूल जाता है, और ये फूलने के कारण इसमें कुछ समस्या पैदा हो जाती है, और जिससे हमारी गणना होती है वो सही तरह से नहीं हो पाती। फ्रेम कैलिपर होता है जो किसका बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। एल्यूमिनियम का बना होता है, ये हमको याद रखना। और एल्यूमिनियम का बना होने की वजह से ये मजबूत प्रकार का होता है, और इससे जो गणना किया करते हैं हम, तो गणना वो एक्यूरेट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रिथ कैलिपर। ग्रिथ कैलिपर का उपयोग किसके अंदर लिया किया जाता है, तो ये ग्रिथ का मापन करने में, ठीक है ना। ये इसमें क्या लेके याद रखना, ग्रिथ का मापन में। और फिनिश्ड पैराबोलिक जो कैलिपर होता है इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है हमारे अपर स्टेम से, अगर हमें डायमीटर मेजर करना है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये हमको याद रखना है। ये कैलिपर के प्रकार होते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टेप के बारे में, टेप और बिल्टमोर के बारे में देखते हैं। ये इसके बाद में जो टेप और बिल्टमोर है वो ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे हैं, ठीक है ना। तो अगला हो जाएगा हमारे तीसरा जो प्रकार हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट का, वो हो जाएगा टेप। क्या हो जाएगा, टेप। ये हो जाएगा टेप, ठीक ना, सॉरी, ठीक है ना। ये जो अगला जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा टेप। अब टेप किस प्रकार की होती है, तो टेप जनरली कई प्रकार की होती है। जैसे हम बात करें फीते की सहायता से, जो फीता होता है उसकी सहायता से भी हम
डायमीटर का मेजर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम इंच टेप होता है उसकी सहायता से भी कर सकते हैं। तो टेप की सहायता से हम आसानी से सही गणना एक्यूरेट निकाल सकते हैं। और जो सबसे जो सरल तरीका होता है डायमीटर मेजर करने का वह कौन होता है? टेप होता है, क्योंकि इसमें हमें ये किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं लेना पड़ता है। इसमें क्या किया जाता है, तो ये हमारा एक ट्री हो जाएगा, ठीक है ना, यह एक ट्री हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए ये हो गया हमारा लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन पे हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निशान लगाने के बाद में एक टेप लेंगे, वो टेप को चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो तना है उसके चारों तरफ लपेट देंगे। और लपेटने के बाद में जहाँ पर दोनों पॉइंट हमारे मिल रहे हैं और वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि इसका डायमीटर कितना होगा, ठीक है ना। ये होता है हमारे टेप। और टेप के बारे में अगर आप इसका एडवांटेज लिखना चाहते हो तो लिख लेना कि इससे सही गणना हो पाती है, समय कम लगता है, कि इसमें किसी और हमें मैन पावर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कैलिपर मैन इसमें तो हमें गणना के लिए, इसको पकड़ने के लिए 2-3 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। टेप के लिए इतनी कोई आवश्यकता नहीं होती, हम एक अगला व्यक्ति भी इसको कर सकता है, सही गणना आती है, समय कम लगता है, ये इसके एडवांटेज होंगे। और इसको हम बेमौसम के अंदर भी कर सकते हैं, यानी कि इसका जो टेप है इसके सहायता से हम जनरली अगर मौसम ख़राब हो रहा है तो उसके अंदर भी हम डायमीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके एडवांटेज हो जाएंगे, तो आप इसका एडवांटेज लिख लेना, ठीक है ना। ये होता है टेप। नंबर 4 की बात करें, बिल्टमोर, ठीक है ना। बिल्टमोर ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है बिल्टमोर स्टिक होता है और एक होता है बिल्टमोर स्केटर फोर्क हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 प्रकार का होता है, ये हमको याद रखना है। अब बिल्टमोर के अंदर क्या याद रखना है, तो बिल्टमोर का जो उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग जनरली डायमीटर के मेजरमेंट किया जाता है। इसके अंदर जो अंक रहते हैं वो कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, तो 60 से 90 सेंटीमीटर इसके अंदर अंक लगे हुए रहते हैं और इसकी सहायता से हम डायमीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे ब्रेस्ट हाइट से हम अगर डायमीटर निकालने के लिए जो उपकरण कौन कौन से काम में लेते हैं वो उपकरण यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। बिल्टमोर होता है 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है बिल्टमोर स्टिक होता है और एक होता है बिल्टमोर स्केटर फोर्क होता है। दोनों एक ही समान कार्य करते हैं, वो दोनों के अंदर जो गणना होती है वो गणना के लिए जो अंक होते हैं वो 60 से 90 सेंटीमीटर तक इसके अंदर अंकित रहते हैं चिन्ह, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। ये होता है हमारे ब्रेस्ट हाइट से डायमीटर निकालने के जो प्रमुख इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होते हैं। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, एक तो बताया था कैलिपर और एक बताया था वुडन स्केल। दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं इसके अंदर अगला जो हमारा होगा वो होगा अपर स्टेम से हम किस प्रकार से डायमीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अपर स्टेम से हम डायमीटर का मेजरमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसी के अंदर लिखना डायमीटर मेजरमेंट के प्रमुख उपकरण के अंदर हो जाएगा इसमें अपर, किससे हो जाएगा, अपर स्टेम से डायमीटर का मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर क्या किया जाता है, तो जिसके अंदर पहला आएगा हमारे, पहला कौन सा आएगा, तो पहला आ जाएगा रूलर, ठीक है ना। पहला कौन सा आएगा, तो पहला आएगा इसके अंदर रूलर। और ये रूलर किस प्रकार से काम करता है, तो ठीक है ना, ये रूलर किस प्रकार से काम करता है, तो ये जो रूलर होता है इसमें क्या किया जाता है, तो एक पोल लिया जाता है, खंभा लिया जाता है। ये मान लीजिए एक पोल लेते हैं हम, ठीक है ना, पोल लेते हैं और पोल के अंदर हम क्या करते हैं, इसको ये पोल लिया जाता है, ये क्या है, तो एक पोल है और पोल के ऊपर क्या किया जाता है, एक स्केल को बांध दिया जाता है। जनरली जो ये रूलर होता है, ये रूलर एक स्केल की तरह होता है और इस रूलर को क्या किया जाता है, ये पोल होता है, पोल के ऊपर बांध दिया जाता है और बांधने के बाद में इसको घुमाया जाता है और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, ऊपर से हम क्या करते हैं, तो डायमीटर का मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी के अंदर क्या लेके लाइन याद रखनी है कि पोल की सहायता से हम रोलर को बांधकर तने से हम क्या करते हैं, डायमीटर का मेजरमेंट कर लेते हैं। ये होता है हमारा रूलर मेथड होता है, ठीक, रूलर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, केवल आप नाम याद रखना बस कि अपर स्टेम के लिए जनरली जो डायमीटर मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है, रूलर होता है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 हो जाएगा हमारे, नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 हो जाएगा इसके अंदर फिनिश पैराबोलिक कैलिपर, फिनिश पैराबोलिक कैलिपर, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, तो फिनिश पैराबोलिक कैलिपर हो जाएगा। अब ये फिनिश पैराबोलिक कैलिपर किस प्रकार का होता है, तो इसका जो कैलिपर हमने देखा था ब्रेस्ट हाइट के लिए डायमीटर मेजरमेंट में, वो और ये कैलिपर दोनों सेम होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या माइनर डिफरेंट होता है। इसके अंदर जो उसमें हमने जो स्ट्रक्चर बनाई थी वो किस प्रकार की बनाई थी, जो हमने कैलिपर की जो स्ट्रक्चर बनाई थी वो इस प्रकार से बनाई थी, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने ये एक स्ट्रक्चर बनाई थी, ये हमने इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाई थी। इसको हमने क्या नाम दिया था, कैलिपर नाम दिया था, ठीक है ना। ये कैलिपर नाम दिया था हमने। ये होती है इसमें मूवेबल आर्म, किसके लिए, ब्रेस्ट हाइट के अंदर जो कैलिपर था उसमें ये मूवेबल आर्म थी और ये थी एक फिक्स्ड आर्म। लेकिन जो हमारा कैलिपर या पैराबोलिक कैलिपर होता है, फिनिश पैराबोलिक कैलिपर होता है, इसके अंदर जो दोनों आर्म जो होती हैं, दोनों आर्म
इसके अंदर ध्यान रखना दोनों आर्म कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। दोनों आर्म किस प्रकार की होती है, फिक्स्ड होती है, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई मूवेबल आर्म नहीं होती है, इसमें केवल फिक्स्ड आर्म होती है। और इन दोनों को हम ले जाकर तने के जहाँ से हमको ऊपरी भाग से अगर स्टेम से डायमीटर का मेजरमेंट करना है वहाँ पर इसको जाकर लगा दिया जाता है। और लगाने के बाद में हम मैकेनिज्म दोनों का सेम है, लगभग सेम है मैकेनिज्म, और जो भी इसके मापन करना है हमको डायमीटर का जिस प्रकार के तने का उसमें जाकर लगा दिया जाता है। और हम वहाँ से इसमें गणना जो भी इसका अंकित गणना आती है वो हम वहाँ से निकाल कर फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारा वो वॉल्यूम निकल आता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा फिनिश पैराबोलिक कैलिपर। और इसके भी क्या हमें कंडीशन ध्यान में रखनी चाहिए, तो 180 डिग्री पर लगाना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ में इसको स्थिर रखना चाहिए। स्थिर तो क्या है, दोनों एक ही जगह स्थिर रहेंगे तो इसमें तो वो इससे कोई इशू नहीं है। और साथ में हमें जो भी हम इसको लगा रहे हैं लगाने के लिए हमें फिक्स चिन्ह पर इसको लगाना चाहिए, या इसके कुछ हमको पॉइंट याद रखने, ठीक है ना। फिनिश पैराबोलिक कैलिपर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर ध्यान देना। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं डेंड्रोमीटर के बारे में। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं डेंड्रोमीटर। नंबर 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेंड्रोमीटर, ठीक है ना। डेंड्रोमीटर को पढ़ने से पहले यहाँ पर जो डेंड्रो शब्द है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो डेंड्रोमीटर के अंदर जो डेंड्रो शब्द आया है, डेंड्रो से संबंधित 3 शब्द आते हैं। एक तो आता है डेंड्रोलॉजी, एक आता है डेंड्रोमेट्री, और एक आता है डेंड्रोमीटर, ठीक है ना। ये क्या होता है, तो ये इसको क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ ट्री, ठीक है ना। यानी कि विज्ञान की वह शाखा है, वानिकी की वह शाखा जिसके अंदर वृक्षों का अध्ययन किया जाता है उसे डेंड्रोलॉजी कहते हैं। और डेंड्रोलॉजी को एक नाम से और जाना जाता है, उसको हम साइलोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है डेंड्रोमेट्री। क्या होता है, तो यहाँ पर डेंड्रो का अर्थ होता है ट्री, और मेंट्री का अर्थ क्या होता है, मेंसुरा, और मेंसुरा का अर्थ क्या होता है, मेजर, ठीक है ना। ये जब मैंने आपको फॉरेस्ट मेजरमेंट स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था, तो इसका अर्थ होता है फॉरेस्ट मेजरमेंट। ये हम कह सकते हैं सिमिलर टर्म है, ठीक है ना। और एक जगह डेंड्रोमीटर क्या होता है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम वृक्ष के अंदर तने से हम व्यास का मापन करने में इसका उपयोग लेते हैं। तो ये तीनों टर्म आप याद रखना, ये हमको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेंड्रोमीटर कितने प्रकार का होता है। तो डेंड्रोमीटर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, नंबर फर्स्ट की बात करें तो नंबर फर्स्ट होता है इसके अंदर, वो याद रखना है आप हमको, क्रेमर डेंड्रोमीटर। नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर बार व स्ट्रॉन्ड डेंड्रोमीटर। और नंबर 3 की बात करें तो एक हो जाएगा, अगला हो जाएगा इलेक्ट्रिकल डेंड्रोमीटर। 3 प्रकार का होता है ये, क्रेमर डेंड्रोमीटर, बार व स्ट्रॉन्ड डेंड्रोमीटर, इलेक्ट्रिकल डेंड्रोमीटर, ठीक है ना। अब इनमें केवल एक लाइन याद रखनी है, वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्रेमर की बात करें तो पुराने समय में इसका यूज़ होता था, ठीक है ना। जब डेंड्रोमीटर का आविष्कार हुआ था उस समय सबसे पहले जो यूज़ में लिया जाने वाला डेंड्रोमीटर था वो था क्रेमर डेंड्रोमीटर, यानी कि सबसे पहले यूज़ में लिया जाने वाला जो डेंड्रोमीटर था वो तो हो जाएगा क्रेमर डेंड्रोमीटर। ये हमको याद रखना है। और एक याद रखना है वर्तमान में कौन सा डेंड्रोमीटर का प्रयोग किया जा रहा है। तो वर्तमान में किसका प्रयोग किया जा रहा है, वर्तमान में इसका यूज़ हो रहा है। और एक और याद रखना है इसके अंदर, सर्वाधिक यूज़ होने वाला, सर्वाधिक यूज़। एक तो वर्तमान में पेड़ों से या वृक्षों के तने से डायमीटर का अगर मापन करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल का यूज़ किया जा रहा है, और यह सर्वाधिक यूज़ होने वाला डेंड्रोमीटर है। अब इसका मापन किस प्रकार से किया जाता है, तो जिस प्रकार से हम किसी भी मोबाइल की सहायता से हम फोटो खींचते हैं कैमरे की सहायता से, तो उसी प्रकार जैसा मोबाइल के अंदर कैमरे में जो सिस्टम होता है उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक जो डेंड्रोमीटर होता है उसमें भी एक कैमरा लगा होता है। उसमें क्या किया जाता है, तो जिस प्रकार हम फोटो लेते हैं उसी प्रकार इसका भी, इस डेंड्रोमीटर की सहायता से हम जिस ट्री का हमें डायमीटर निकालना उसका एक फ़ोटो ले लिया जाता है, और उस फोटो से उसके अंदर ऑटोमेटिक रीडिंग आ जाती है कि इस तने के अंदर इसका डायमीटर ये होगा, और वो रीडिंग हम उसमें नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, स्वतः ऑटोमेटिक हो जाता है, केवल फोटो खींचते हैं और उसमें ऑटोमेटिक रीडिंग आ जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल डेंड्रोमीटर होता है, ये हमको पता होना चाहिए। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डेंड्रोमीटर। और कभी कभी जब इलेक्ट्रिकल डेंड्रोमीटर कहीं किसी जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में हम कभी कभी इसका यूज़ करते हैं, कभी इसका यूज़ किया जाता है, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। ये होता है हमारे अपर लेवल पर। अगर हम अपर लेवल पर स्टेम का अगर हमें डायमीटर निकालना है तो उसके ये प्रमुख 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कौन कौन से, रूलर होता है, और एक होता है इसके अंदर फिनिश पैराबोलिक कैलिपर होता है, और एक होता है डेंड्रोमीटर। ये तीनों इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और बाकी के जो 2 बचे हुए हैं, एक तो हो जाएगा इसके अंदर रिले स्केप हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल नाम याद रखना है। अब इसके बाद में जो बचा हुआ है वो ग्रित
ग्रिड के लिए हम किन किन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं मापन के लिए, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था टेप बताया था, एक बताया था मैंने मीटर स्केल, और एक बताया था आपको ग्रिड कैलिपर। जो ग्रिड कैलिपर किस प्रकार कार्य करता है, तो वो जब हम कैलिपर देखा था सेम जो मेथड होता है, मैकेनिज्म होता है, सेम वही होता है। टेप में किस प्रकार से किया जाता है, तो टेप के बारे में हमने जो अभी देखा था सेम जिस प्रकार टेप से हम चारों तरफ उसको प्लेट कर उस पर जो रीडिंग होती है वो नोट कर लेते हैं, तो उसी में ग्रिड में भी वही करते हैं। और एक होता है उसके अंदर मीटर स्केल, तो मीटर स्केल किस प्रकार कार्य करता है, तो जिस प्रकार वुडन स्केल कार्य करता है उसी प्रकार हमारा मीटर स्केल कार्य करता है, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा जो डायमीटर मेजरमेंट जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। डायमीटर मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इससे प्रश्न बनते रहते हैं, और कंपटीशन एग्जाम के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको इससे पहले वाली जो क्लास ली थी डायमीटर के लिए जो मेन जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट से अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं कि ब्रेस्ट हाइट क्या होता है, बेसल एरिया क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, उसके प्रमुख रूल्स कौन कौन से होते हैं। जो मैंने आपको एक एक्ट बताया था वेट एंड मेजर एक्ट कब आया था 1956 में, और कितना हम सैंपलिंग के लिए कितना एक पर्टिकुलर जो हम एरिया रखते हैं वो कितना रखते हैं, तो वो रखते हैं 0.1 से लेकर 0.2 हेक्टर रखते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप कॉपी के अंदर नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर इनमें से प्रश्न बनते रहते हैं। इसी के साथ आज हमारा जो डायमीटर मेजरमेंट जो टॉपिक है ये कवर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का अगर सेशन आपको अच्छा लगा है, समझ में आया, तो अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम मेजरमेंट के साथ में। तब तक के लिए हम मस्त रहिए, हंसते रहिए, मनोरंजन के साथ में पढ़ाई करते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।